ये हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर सेकंड का पार्ट 7 होगा। और इस पेपर को आपको क्वालिफाई करने के लिए बस 33% मार्क्स की जरूरत होती है। मतलब 200 में से अगर आप 66 मार्क्स सिक्योर कर लेते हो तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। और इसमें आपको देखिए एक बड़ी दिक्कत होती है कि ये होती है प्रॉब्लम कि कितने क्वेश्चन किए जाएं। जैसे मैं आपको ये सिलेबस है, एक बार जरा सिलेबस देख लो। 10 क्लास लिखा हुआ है लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताया, सिलेबस तो कुछ नहीं होता है कि उन्होंने 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री रखी हुई थी। अब जरा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। देखिए 200 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको 66 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। तो आपको कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए? देखिए मैं जैसे बोलता हूँ कि अगर आपका आपका जो एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है तो आपको 35 तक लगा लेनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन, मतलब 35 से वैसे ऊपर ही लगाने चाहिए, मतलब 40 आपको लगाने चाहिए। उसका एक रीजन ये है, चाहे आपका एक्यूरेसी कितना भी अच्छा हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आयोग के कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, प्लस आयोग अपनी आंसर की भी गलत जारी करता है। मैं आपको 2023 में एक क्वेश्चन की जो उसने आंसर की थी वो गलत जारी की है, तो इसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इसलिए आप 40 तो एक्यूरेसी रखना, मतलब आपकी एक्यूरेसी चाहे कितनी भी 40 क्वेश्चन जरूर करना आप। ठीक है, बिल्कुल एकदम। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है, 50 से 60 के बीच में रखना। और बिल्कुल ही खराब है तो फिर तो 70 तक ले जाना आप। ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन जो हम देखिए, मैंने पिछली बार आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कराई थी, उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे। जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए वे सॉल्व कराए थे, मैं बीच बीच में कराता रहूंगा ट्रिग्नोमेट्री की भी। और अलजेब्रा हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री को प्रोपोर्शन, रेशो प्रोपोर्शन देखेंगे, फिर उसके बाद में हम परसेंटेज देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम छोड़ देंगे, तो जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी तो मैं उसको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बीच बीच में। तो हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, और अलजेब्रा में आपको पहले तो ये फॉर्मूलाज पते होने चाहिए। मैंने सारे फॉर्मूलाज यहाँ लिख दिए हैं, और कुछ फॉर्मूलाज इस पेज पे लिखे हुए हैं। तो मैं कुछ ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन रखूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप कर लेना। अब मैं आपको क्वेश्चन, ये 2000 के एक ये क्वेश्चन था, सॉरी एक ही क्वेश्चन था 2023 में। ये ए सेट से मैंने उठाया, आयोग की वेबसाइट में आपको पेपर मिल जाएगा। और ये दूसरा, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन था, और ये हिंदी में है। ये आंसर सीट है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आयोग ने गलत क्वेश्चन, उसका आंसर जो है गलत दे रखा है। ये भी आयोग ने 2023 में पूछा था, और ये भी आयोग ने 2023 में पूछा था, और एक क्वेश्चन और पूछा था ये वाला, आयोग ने 2023 में क्वेश्चन पेपर पूछा था ये। तो इसको तो हम करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। और जरा आज हम यहाँ देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। देखिए क्या यहाँ पर बोला क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 35 रेस्पेक्टिवली। दो नंबर हमारे पास, ठीक है, एक्स वाई हम दो नंबर ले लेते हैं। इन दोनों का सम, यानी एक्स प्लस वाई का जो सम है वो कितना है, 12 है। और इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये कितना है, 35। क्या निकालना है, द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स विल बी। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि वन का 1/x कर दो और वाई का 1/y कर दो। सम बोला है, बीच में प्लस का साइन लगा दो। एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो ये एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, तो ऊपर आ जाएगा एक्स और नीचे आ जाएगा वाई। अब यहाँ से वैल्यू रख दो तो कितनी आ जाएगी, सॉरी ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे कितना आ जाएगा 35। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 12/35। डी आंसर है हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए। ये तो ठीक है। अब जरा यहाँ चलते हैं कि आयोग ना यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ये दे रखा है, जबकि इसका आंसर सी आंसर है इसका। अब जरा देखते हैं कि सी आंसर कैसा है। ये मैंने यहाँ पर आंसर की दे रखी है, ये सेट ए का 76 का क्वेश्चन, 76 नंबर का था, तो 76 का 76, ये डी ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हो। और जबकि इसका आंसर है 72। मैं आज का आंसर निकाल कर दिखाता हूँ कि इसका आंसर कैसे निकलता है। अब देखिए आयोग के हिसाब से ये आंसर है, लेकिन आंसर, सही आंसर इसका ये है, सी आंसर है इसका। ठीक है। अब देखिए जरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इन अ क्लासरूम देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ बेंचेस। जो क्लास के अंदर बेंच होती हैं वो कुछ बेंचेस हैं।
तो मैं बोल देता हूँ कि चलो ठीक है भाई, वो एक्स एक्स बेंच है टोटल। एक्स का मतलब 20, 30, 40, 50 कितनी भी हो सकती है। चलो ठीक है, मैंने एक्स मान लिया यहाँ पर। इफ 6 स्टूडेंट्स आर मेड टू सिट ऑन अ बेंच, मतलब जैसे कुछ बेंच पड़ी हुई है स्कूल में, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक बेंच पे 6 बच्चे बैठेंगे। ठीक है, एक बेंच पे 6 बच्चे बैठेंगे। तो अगर मान लो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, मान लो 7 बेंच होती, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7, 7 बेंच होती है और एक बेंच पर 6 बच्चे बैठे रहते, तो कितने होते? एक बेंच पर 6 बच्चे बैठे तो 2 बेंच पे कितने होंगे? 12, 3 बेंच पे कितने होंगे? 18, तो 7 बेंच पे कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दो, 42। ऐसे ही अगर एक्स बेंच है और एक बेंच पर 6 बच्चे बैठते हैं, तो टोटल बच्चे कितने होंगे? टोटल बच्चे इन बेंचों पर कितने बैठेंगे? वो बैठेंगे 6x। ठीक है, ये अब उसने बोला कि इफ 6 स्टूडेंट्स आर मेड टू सिट ऑन अ बेंच, देन टू अकोमोडेट ऑल ऑफ देम वन मोर बेंच इज नीडेड, मतलब सभी को बैठाने के लिए एक बेंच की और जरूरत पड़ गई। अब एक बेंच की और जरूरत पड़ने का मतलब क्या है? ठीक है, एक बेंच की जरूरत पड़ने का मतलब है कि 6 बच्चे खड़े हुए रह गए। अगर वे 6 बच्चे खड़े रहेंगे तो उनको 6, क्योंकि एक बेंच पे 6 ही आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि एक बेंच की जरूरत पड़ रही है। एक बेंच की जरूरत पड़ने का मतलब ये हो गया कि एक बेंच पर 6 बच्चे बैठेंगे। उसने बोला है यहाँ पर, ऐसा तो ऐसा नहीं बोल सकती एक ही बैठेगा, 2 बैठेगा। उसने बोला है कि एक बेंच पर 6 बच्चे बैठेंगे, इसलिए हम ये सारी चीजें लेकर चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 बच्चे और रह गए, अब इनको बैठा दो। ठीक है, अब इनको हम बैठा देते हैं। तो अब ये क्या आ गया? 6x क्या है और +6, ये सारे बच्चे आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, कि भैया इस क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट्स आ गए, टोटल स्टूडेंट्स आ गए, कि उस क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। कैसे? एक तो ये जो जितने बैठ गए थे, ठीक है, कितने बैठ गए? 6x, हर एक टोटल नंबर ऑफ बेंच जो है x है, और हर एक बेंच, हर एक बेंच पर जो है कितने स्टूडेंट्स बैठ गए? तो हर एक बेंच पे कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं? हर एक बेंच पर 6 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और एक बेंच की और जरूरत पड़ गई। एक बेंच की और जरूरत पड़ गई मतलब उस पर 6 बच्चे बैठेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 6x+6, इतने स्टूडेंट्स हो गए क्लासरूम के अंदर। अब दूसरा कंडीशन हम पढ़ते हैं। However, if there are 7 students, however, if 7 students are made to sit on a bench, अगर एक बेंच पर 7 बच्चों को बैठाया जाए, अगर एक बेंच पर, टोटल बेंच है x, और उस पर एक बेंच पर 7 बच्चे बैठाओगे तो टोटल कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 7x, कितने उस टोटल बेंच पर बच्चे बैठ सकते हैं। अब ये कह रहा है कि देन आफ्टर अकोमोडेटिंग ऑल ऑफ देम स्पेस फॉर 5 स्टूडेंट्स इज लेफ्ट, यानी 5 बच्चों के बैठने का जो स्पेस है वो बच गया है। तो मतलब बेंच पर 5 बच्चों का स्पेस जो है वो बच गया है, तो हम क्या काम करते हैं? 5 बच्चे कम कर दो। देखिए, टोटल क्लास में 7x बच्चे हैं, और उसमें से 5, मतलब एक बेंच पड़ी हुई होगी और उस पर जो है स्पेस बच गया है 5 बच्चों के बैठने का, तो हम 5 बच्चे कम कर देते हैं। देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी स्टूडेंट्स हो गए क्लास के अंदर, ये क्लास के स्टूडेंट्स, ये क्लास के स्टूडेंट, तो एक दूसरे के इक्वल कर दो, तो कितना आ जाएगा? इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो x इक्वल टू 6+5 11 आ गया। ठीक है, तो x जो है इतना आ गया 11। अब मैं क्या करता हूँ, उसने पूछा कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। देखिए, तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप ये वैल्यू यहाँ रखो या यहाँ रखो, तो 6x+6, ये इतने स्टूडेंट्स हैं, तो 66+6, तो कितना आ जाएगा? 72। चाहे आप यहाँ रख सकते हो 7x-5, तो कितना आ जाएगा? 77-5, तो कितना आ जाएगा? 72। तो इसका जो आंसर है वो सी है। आयोग ने पता नहीं ये डी क्यों रखा है, कुछ कह नहीं सकते। आयोग को एक बार चेक करना चाहिए अपने आंसरों को। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है। एक सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर उसने बोला है कि ये सारे इक्वल है, मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर -z। और क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ भाई, चलो ठीक है, ये किसी के इक्वल होंगे।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर x जो है वो k के इक्वल होगा। अब हम यहाँ से 2 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालोगे, देखिए ये जो x है ये 2 के पावर में है, तो इधर जाकर कैसा हो जाएगा, ये भी k के पावर में जाएगा, ये लेकिन 1 के अपॉन में जाता है। अगर देखिए ऐसा लगा हुआ है कि x की पावर 5 इक्वल टू 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो ये जो x के ऊपर 5 लगा हुआ है इसकी पावर हटेगी, हटने के बाद 3 को ये 1 के अपॉन में जाएगी, 1/5 ये हो जाता है, ये नियम है। ठीक है, तो इस नियम से मैंने यहाँ से 2 की वैल्यू निकाली। ऐसे ही मैं 3 पावर y इक्वल टू k, तो यहाँ से 3 की वैल्यू निकालूंगा, 3 इक्वल टू k की पावर 1/y। अब देखिए 2 की वैल्यू निकल गई, 3 की वैल्यू निकल गई। अब मैं ये लिखा हुआ है कि z की 6 की पावर माइनस z इक्वल टू k, तो यहाँ से k 6 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगा, k की पावर माइनस 1/z। अब इसको अगर आप तोड़ो k को तो ये आ जाएगा 2 × 3, तो k की पावर कितनी आ जाएगा इधर। अब 2 की वैल्यू हमने निकाली है, k की पावर x मल्टीप्लाई 3 की वैल्यू निकाली यहाँ k की पावर, अब देखिए जब बेस एक जैसे हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाओ तो पावर को हम प्लस कर देते हैं, तो ये के इनके वजह से एक आ जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/, और जब बेस एक जैसे हो बीच में इक्वल का साइन लगा हो तो पावर को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू माइनस 1/z। अब z को 1/z को ट्रांसपोज करके इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। तो आंसर कितना आ गया इसका, 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो अब देखिए जरा समझ लें आप, जरा ये क्या कह रहा है। देखिए अगर मान लो आपको दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, कुछ भी दे सकता है ये, a की पावर 3 ऐसे x लगा सकते हैं आप, ये प्लस 5x, और दूसरा पॉलिनोमियल ऐसा बोलते हैं कि 8x की पावर 4 प्लस 6x, ऐसी मैं बताने के लिए ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये बोल रहा है कि x माइनस 4, ये जो है दोनों के दोनों पॉलिनोमियल px और qx x माइनस 4 से डिवाइड होते हैं, और डिवाइड x माइनस 4 से जब डिवाइड करोगे दोनों पॉलिनोमियल को तो दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम जो है x की वैल्यू निकालो, हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x माइनस जो 4 है इसको 0 के इक्वल करो और x की वैल्यू निकालो, फिर ये वैल्यू को यहाँ रखो और यहाँ रखो, और उसमें जो रखने के बाद कुछ आएगा तो उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करना है। इक्वल क्यों करना होता है, क्योंकि दोनों, इसने ये बोला है कि रिमाइंडर दोनों के सेम है, तो सेम होने का मतलब ये है कि भाई रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि आप जो x की वैल्यू रखते हो, जो सॉल्व करने के बाद बचा जो भी कुछ बचता है वही रिमाइंडर होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए पावर 3 और 5 4, तो 64a प्लस 20, तो ये जो x की वैल्यू रखने पर ये जो आया ये रिमाइंडर है। ठीक है, ऐसे ही हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वो जो सॉल्व करके आएगा वो भी रिमाइंडर। उसने बोला दोनों रिमाइंडर सेम है, तो दोनों रिमाइंडर सेम होने का मतलब दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो, हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकाल लो, मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x माइनस 4 को 0 के इक्वल कर लो तो x की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये वैल्यू यहाँ रखो, तो यहाँ जैसे यहाँ वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, p और x की वैल्यू है 4, यानी 4 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 माइनस 3, और इसमें भी रखो, तो इसमें रखोगे जब आप तो कितना आ जाएगा 2 4 की पावर 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ गया यहाँ पर, यह आ जाएगा 6 की पावर 3 मतलब 64, ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 4 का स्क्वायर 16 16 3 जा 48 माइनस 3, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 64 प्लस 45, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
4 की पावर 3 मतलब 64 और 64 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसका डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 20 प्लस पी, तो कितना आ जाएगा 8 12 पी, और इन दोनों को सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 8 0 108 आ गया प्लस पी। देखो ये सॉल्व किया और ये सॉल्व किया, तो ये क्या है, x की वैल्यू रखने से सॉल्व करके जो है ये दोनों रिमाइंडर है, ये और ये रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है। तो इन दोनों को उसने बोला है कि सेम रिमाइंडर देन रिमाइंडर सेम रिमाइंडर कम्स, सेम रिमाइंडर आता है तो इसका मतलब इन दोनों को एक दूसरे का इक्वल कर दो। तो 64 पी प्लस 45 इक्वल टू 108 प्लस पी, इसको ट्रांसपोजिंग करके दे ले आओ पी को और 45 को उधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा 64 पी माइनस पी इक्वल टू 108 माइनस 45, तो कितना बचा, एक तो 3 बच जाएगा और 10 माइनस 4 6 आ जाएगा और इधर भी 6 पी आ जाएगा, तो ये तक गया तो कितना आ गया पी, पी की वैल्यू आ गई 1। तो आंसर क्या है इसका, ये आंसर। तो इसका जो आंसर था मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, इसका आंसर था ये, कहाँ गया, आयोग को ध्यान देना चाहिए जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हो। देखो आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि अनाप शनाप क्वेश्चन ना रखे, रखना भी चलो अनाप शनाप क्वेश्चन रख भी दिया, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी ये है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो या आप जिस समय आप क्वेश्चन पेपर बनवा रहे हो, जो भी आपका ग्रुप है उसको उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब ये थोड़ी है कि आपने मतलब कुछ भी रख दो, एक तो आप क्वेश्चन पेपर बहुत, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर कहाँ गलत होते हैं, बहुत ही कम चांस होता है कि उसका क्वेश्चन कोई गलत निकले, बहुत ही कम रेयर से रेयर चांस होता है। तो अब आपको समझना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर काफी बच्चे स्टूडेंट्स जो है एग्जाम देते हैं, तो आपको इन सारी चीजों के बारे में देखना चाहिए कि आपका क्वेश्चन पेपर गलत ना हो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि पेपर कंडक्ट कराना, तो सही तरीके से कंडक्ट कराओ। अगर OMR सीट पर किसी भी बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो आप उसका पेपर कैंसिल कर दोगे, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो फिर आप ये बोलते हो कि भाई जो भी कुछ होगा वो सारी पावर हमारे पास है, हमारे पास सोल अथॉरिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हो पेपर, तो ये गलत बात होती है ना भाई। आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि क्वेश्चन गलत आया तो नहीं आना चाहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ में, यही ये लेक्चर खत्म करते हैं।